प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे चैनल जीवांश एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत। बच्चों, पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ को समझेंगे, क्योंकि इस ग्राफ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं ग्राफ। यहाँ ओम्स लॉ कर दीजिए, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। So, since we have already learnt that potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current, यही है ओम्स लॉ, V is equal to IR. When two quantities, if you plot potential difference at x-axis and current at y-axis are current I at x-axis, and this is your origin, and potential difference at y-axis, we always get a straight line. We get a straight line. इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एमीटर लगा रहेगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा रहेगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग को रिकॉर्ड करके और उसमें उसके करस्पॉन्डिंग करंट की रीडिंग को नोट करके जब हम पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो दिस ग्राफ ऑलवेज कम्स ए स्ट्रेट लाइन। और ऐसे भी दो क्वांटिटी के बीच में क्या हो, अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तब क्या होता है, उनका ग्राफ क्या आता है, अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस, इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। समझ गए बच्चों? इसको मान ले हम लोग, इस ग्राफ को। तो मैं कई बार पूछता हूं बच्चों से कि बताओ इस फिगर में कौन सा V और I के बीच में ग्राफ कहलाएगा, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। बच्चों समझ लें, ये आपका एक्सिस है, ये ग्राफ नहीं है। दिस ग्राफ VI ग्राफ इज दिस स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। समझ गए ना? तो ये अंतर समझ लीजिएगा। Since I is directly proportional to V, hence the graph hence V versus I graph is a straight line, inclined with x axis। मतलब x एक्सिस के साथ कुछ इंक्लाइंड विथ x axis। The slope of this graph gives the resistance of the conductor.
of the conductor. समझ गए बच्चों? किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है जानते हैं? एंगल सबटेंडेड बाय द ग्राफ विद एक्स एक्सिस स्लोप कहलाता है। यहां नोट कर लीजिए, स्लोप ऑफ ए ग्राफ क्या होता है, उसको भी इसको पहले अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए, तब थोड़ा सा स्लोप के बारे में बता देते हैं आपको, क्योंकि कई जगह ग्राफ से क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे, इसलिए स्लोप को समझ लीजिए। स्लोप ऑफ ए ग्राफ क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाई ए ग्राफ with x-axis is known as slope of the graph. मतलब 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो। इट इज given by tan थीटा। थीटा इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसके द्वारा दिया जाता है, tan थीटा। ठीक, यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। tan थीटा की वैल्यू क्या करते हैं? किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू क्या करेंगे? साइन कॉस टेन की राइट एंगल ट्रायंगल में ही निकालते हैं। समझ गए? तो राइट एंगल के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए, तब मान लेते हैं पॉइंट P है और ये Q है। देख रहे हैं? इसको एम एन मान लेते हैं यहां पे। समझ गया बच्चों? इस ग्राफ में देखिए बच्चों, पी क्यू क्या बतलाएगा हम लोगों को? पी क्यू वाई एक्सिस पे क्या है? करंट है ना। पी क्यू विल गिव द वैल्यू ऑफ करंट एंड ओ क्यू विल गिव द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। यहां पर क्या होगा? यहां पर स्लोप हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एम एन बाई क्या हो जाएगा? ओ एन। एम एन किसको? ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस पर वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पर करंट है, तो ये क्या हो जाएगा? वी बाई आई। यहां पर क्या हो जाएगा? tan थीटा आपका पी क्यू बाई ओ क्यू आई बाई भी। अब बताइए बच्चों, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर पढ़े हैं ना, तो R बराबर क्या होता है? V बाई आई ना। अब बताइए, इसमें कौन सा ग्राफ रेजिस्टेंस बतलाएगा? बोलिए तो। ये वाला बताएगा। ये कब? जब करंट आई क्या हो? एक्स एक्सिस पर हो और वोल्टेज वाई एक्सिस पर हो, तब इसका स्लोप क्या बतलाएगा हमें? रेजिस्टेंस बतलाएगा। ये भी बाई आई, आई बाई भी रेसिप्रोकल हो गया। हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई भी बाई आई, और भी बाई आई क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। मतलब ये यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा? 1 बाई आर।
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या बतलाता है? किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बतलाता है। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस पर, इसलिए इसको ठीक से समझ लीजिए। 1/r क्या हो गया? ये कंडक्टिविटी हो गई यहां पे, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए ओम्स लॉ में V और I के बीच में ग्राफ अगर V को x एक्सिस पर और I को क्या लिया जाए? y एक्सिस पर, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बतलाएगा? कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, विच इज reciprocal to the resistance. And when current I is taken on x axis and voltage on y axis, then the slope of this graph gives the resistance of the conductor. उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको ठीक से समझ गए होंगे। ठीक, या कैपिटल जी का मतलब क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। बहुत आसान सी बात। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो चालक में क्या होगा? करंट का प्रवाह अधिक होगा, उसकी चालकता बढ़ जाएगी, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी। समझ गए? देखिए, उम्मीद है बच्चों इस ग्राफ को समझ गए होंगे। ये बहुत जरूरी था बतलाना, ठीक ना? अब बच्चों हम लोग आते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर, उन फ्लॉ में जो शुरू में हम लोग जो कंडीशन लगी हुई है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर provided the temperature of the conductor should be constant and physical strength, length, area of cross section of conductor should be constant, तब ये बात होगी। तब B और I का रेशियो कांस्टेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। V और I का रेशियो 1 मीटर तार लिए हैं, उस समय V और I का 2 मीटर का ले लीजिए, आधा मीटर का ले लीजिए, V और I का रेशियो चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसलिए अनावश्यक वो कंडीशन नहीं दी गई है। कब ये बात होगी? जब कंडक्टर के लेंथ, टेम्परेचर को, कंडक्टर के लेंथ को और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो 3 मेन पैरामीटर्स हैं, इनको जब हम फिक्स कर लेंगे, तब किसी कंडक्टर के सिरों के बीच लगाया गया वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाली करंट का रेशियो क्या होगा? सेम होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ गए? तो आइए देखते हैं हम लोग कंडक्टर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन कारकों पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस, factors affecting the resistance of a conductor। हेडिंग नोट कर लीजिए बच्चों। The resistance of a conductor depends on the following 4 factors। First, length of the conductor,
L, length L of the conductor, area of cross section, A of the conductor, nature of the conductor, and fourth, temperature of the conductor. आइए बच्चे थोड़ा उल्टा सीरियल से डिस्कस करते हैं, पॉइंट 1 से नहीं 4 से डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर of a conductor, the resistance of the conductor increases, and on decreasing the temperature of a conductor, resistance of the conductor decreases. क्यों होता है बच्चों? जब टेम्परेचर बढ़ता है मतलब हीट एनर्जी आप क्या होती है, मिलती है कंडक्टर को, तो उसके अंदर जो एटम्स और आयंस हैं उनका वाइब्रेशन तो रेस्ट में है नहीं, वाइब्रेट करते रहते हैं सॉलिड में, तो उनका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के उनसे टकराने की संभावना क्या होती है, लगातार और बढ़ जाती है। समझ गए? और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन कि क्या है, रेजिस्टेंस है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और घटने पर घट जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक, बढ़ने पर बढ़ जाएगा और कम होने पर कम हो जाता है। इसीलिए ओम्स लॉ में पहली कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यदि हमें V और I के बीच में रिलेशन जानना है तो बाकी सारे पैरामीटर्स को क्या करने पड़ेंगे, हमको फिक्स करने पड़ेंगे, तब हम V और I के बीच में रिलेशन जान पाएंगे। अगर कोई कंडक्टर हम लिए हैं, जितनी लंबाई का, जितने एरिया क्रॉस सेक्शन का उतना ही रहने दें, ये नहीं कि एक बार 1 मीटर का कॉपर का लगा दिए, एक बार सिल्वर का लगा दिए, एक बार किसी और मेटल का लगा दिए, तो V और I का रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा। इसलिए कहा गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेचर समझ गए होंगे? द कंडक्टर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक कॉपर, जिंक एंड सो ऑन हैव द डिफरेंट रेजिस्टेंस। समझ गए? अब बच्चों इन दोनों पैरामीटर्स को फिक्स कर दिया जाए तो किस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस? लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। ठीक, इफ कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ कंडक्टर is fixed, then resistance R किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R is directly proportional to the length of the conductor। 1 मीटर का आप कॉपर वायर लिए हैं, उसी मोटाई का आप 2 मीटर का ले लीजिए तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, 3 मीटर का ले लीजिए तो और ज्यादा हो जाएगा, 1 मीटर के आधा मीटर का लीजिए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों? 1 मीटर का ये वायर है, अगर इसी को बढ़ा के 2 मीटर कर दीजिए तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या होना, कम पथ ट्रेवल करना पड़ता है, यहां ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो और क्या हो जाएगा, और ऑब्स्टेकल क्या होगी, और कोलिजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अब देखिए यहां उल्टा होता है,
रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्यों? जैसे एक पतला तार है 1 मीटर का और उतनी ही लंबाई का उसी मटेरियल का हम लोग क्या ले लें 2 मीटर का, क्या ले लें डबल एरिया कर दें उनकी, तो क्या हो जाएगा? जैसे पतली नाली से पानी बहे और चौड़ी नाली से वही पानी बहे, तो आसानी से क्या होगा? चौड़ी नाली में होगा। इसलिए मोटा अगर कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। अगर पतला कंडक्टर है, सेम लेंथ का, सेम मटेरियल का, अगर पतला कंडक्टर है तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक, इसलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दोनों को मिलाकर के देखते हैं क्या होता है। ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, दो पैरामीटर बच्चों फिक्स कर दिए। इफ टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ कंडक्टर इज फिक्स्ड देन रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्ट। समझ गए हो इसको? ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 वी हैव, लेफ्ट में आर है, आर प्रोपोर्शनल एल का सीधे लिख देते हैं या समझ इंटू 1/a L/a, एंड व्हेन साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रिप्लेस्ड बाय इक्वलिटी क्या आता है यहां? तो इसको पी मत समझ जाइएगा, क्या रो कहते हैं। इस सिंबल का नाम क्या है? रो। ठीक, वेल रो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and it is known as resistivity of the conductor. Specific resistance specific resistance or resistivity of the conductor. Resistivity of the conductor. रो को क्या कहते हैं? R is equal to रो इंटू L/a। तो इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इस रो की रेजिस्टिविटी की क्या करते हैं, एसआई यूनिट देख लेते हैं क्या होती है। इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, आगे बढ़िए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल इज इक्वल टू आर ए। इसलिए रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। यूनिट निकालना बताया आप लोगों को, बस क्या हो जाएगा एसआई यूनिट इसकी, एसआई यूनिट ऑफ रो, एसआई यूनिट ऑफ आर इंटू एसआई यूनिट ऑफ एरिया ए बाई एसआई यूनिट ऑफ लेंथ एल। एल जानते हैं इसका क्या होता है, ओम रेजिस्टेंस का, एरिया का मीटर स्क्वायर बाई मीटर, मीटर स्क्वायर एम से कटा क्या हो गया, ओम मीटर। ओम मीटर या सिंबल में कैसे लिख लीजिएगा, ओम का ये बताए थे, ये ओम मीटर, सिंबल का ये यूनिट का सिंबल ये हो गया, ये पूरा लिखिए या ओम मीटर ऐसे भी लिखिए। कुछ उम्मीद है आप किन किन फैक्टर पर इसमें डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस रिलेशन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी, अदर्स बुक में भी है, एग्जाम में भी हमेशा पूछा जाता है। इसलिए बच्चों हम लोग इस पर न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। जो जो हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ पर, रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टिविटी पर, इस फार्मूले पर, सब पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक पूरा वीडियो क्या रहेगा, न्यूमेरिकल पर ही रहेगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।